जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। आज बात की शुरुआत कुछ खूबसूरत तस्वीरों से करते हैं। जिगर मुरादाबादी का एक शेर है, तेरे जमाल की तस्वीर खींच दूं लेकिन ज़बां में आँख नहीं और आँख में ज़ुबान नहीं। इन तस्वीरों के साथ यह शेर बहुत फिट बैठता है जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जानते हैं जगह कौन सी है? ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है? अगर मैं कुछ कहूँ कि ये दुनिया के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन वाले आइलैंड्स हैं, मसलन बोरा बोरा, फिजी, बाली, सेशल्स या हवाई, तो आप कहेंगे कि हाँ, हो सकता है। गलती आपकी भी नहीं है। हमको लगता है कि ऐसी खूबसूरत जगहें हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तो हो ही नहीं सकती, बाहर की ही होंगी। हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत है, दूर के ढोल बड़ा सुहावन लागेला। मतलब ये कि दूर की चीज़ें अच्छी लगती हैं, या यूँ कहिए कि जो भी अच्छा दिखता है वह बाहर का ही लगता है, ऐसा हम मान कर चलते हैं। मगर जो तस्वीरें पिछले 1.5-2 मिनट से अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, वह अपने देश की हैं। जगह है लक्षद्वीप, देश का एक केंद्र शासित प्रदेश। केरल से 200-250 किलोमीटर दूर अरब सागर में टापुओं का एक समूह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में जब लक्षद्वीप के दौरे पर गए, यहाँ की खूबसूरती देखी। नीला समंदर, चांदी जैसी रेत, भरे हरे पेड़ और ऊपर साफ शफाफ आसमान। यह सब कुछ देख करके उनकी आंखें भर आईं। वहाँ की खूबसूरती ने उनको खींच लिया। प्रधानमंत्री ने देश के लोगों से कहा कि भाई, कहाँ इधर उधर जाते हो दुनिया के हिस्सों में, कभी यहाँ आकर भी देखो। और उनके इतना कहने भर से, हालांकि जो भाषा थी उनकी ट्वीट की या एक्स की, वो प्रधानमंत्री वाली थी, लेकिन मतलब यही था। लक्षद्वीप से नीचे दक्षिण में 700 किलोमीटर दूर मालदीव में प्रधानमंत्री के मालदीव की तारीफ करने भर से ही मानो भूचाल आ गया। वहाँ के कुछ मंत्रियों ने ऐसी बयानबाजी की जो निहायत आपत्तिजनक है। फिर भारत एक ताकतवर देश, और एक ताकतवर देश को अपने तरीके से उसका जैसा विरोध करना चाहिए, उसने मालदीव की सरकार को उसी भाषा में समझाया कि ये ठीक नहीं है। और ये 3 चेहरे जो आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये मालदीव सरकार के वो मंत्री हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के ट्वीट के बाद या एक्स के बाद उनके बारे में, देश के बारे में अनाप शनाप बयान दिए थे, और जिसको लेकर के वहाँ भी, यानी कि उस देश के भीतर भी एक अलग तरह का भूचाल पैदा हुआ। मालदीव रोजी रोटी का बड़ा जरिया टूरिज्म है, और टूरिस्ट जो जाते हैं दुनिया के तमाम हिस्सों से, वो हिंदुस्तानी ज़्यादातर होते हैं, भारतीय सैलानी। और हिंदुस्तान ने जो अपना तेवर अख्तियार किया है मालदीव को सबक सिखाने के लिए, जो उसने अपना अंदाज दिखाया है, उससे मालदीव को नुकसान देखते ही देखते हो गया। मैं यह भी कहूँगा कि भले मामला मालदीव का है, लेकिन देश जिस तरीके से एक मुश्त एकजुट खड़ा हुआ, उसने दुनिया को एक अलग मैसेज दिया और बताया कि हिंदुस्तान से मत खेलो वरना महंगा पड़ेगा। आज यह पूरी कहानी आपको मैं बताऊंगा, मगर उससे पहले मैं 2 तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं, और ये दोनों तस्वीरें दिल्ली की हैं। भारत के विदेश मंत्रालय का दफ्तर है। दफ्तर के बाहर जो साहब आपको दिख रहे हैं तस्वीरों में अंदर जाते हुए, मालदीव के हाई कमिश्नर इब्राहिम शाहिब हैं। उन्हें भारत के विदेश मंत्रालय ने सुबह सुबह तलब किया था। अब आप मीटिंग पर गौर कीजिएगा, ये जनाब सुबह 9:35 पर विदेश मंत्रालय के दफ्तर पहुंचते हैं, अंदर जाते हैं, और महज 5 मिनट के अंदर इब्राहिम शाहिब बाहर दिखाई पड़ते हैं। चेहरा तना हुआ दिखता है और तेजी से अपनी गाड़ी में जाते हैं और सरपट निकल भागते हैं। सोचिए 5 मिनट में अंदर क्या बात हो सकती है। ऐसा लगता है कि मानो विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने उन्हें बुलाया, खड़े खड़े फटकार लगाई और कहा कि चलते बनिए।
इब्राहिम शहीद के चेहरे पर तनाव जो था वो साफ साफ दिख रहा था और कारण जो है वो यही हो सकता है। जिस तरीके से वो गए और फिर निकले वो समझने के लिए काफ़ी है। भारत ने मालदीव की हरकतों पर गहरा एतराज़ जताया है। उधर मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर की प्रतिक्रिया भी सामने आई। अपनी इज्जत बचाते हुए मालदीव ने भारत का नाम लिए बगैर ये कहा कि इस तरह विदेशी नेताओं और करीबी पड़ोसियों पर हालिया टिप्पणी अस्वीकार्य है। ये मालदीव के आधिकारिक पक्ष को नहीं दिखाता है, यानी कि सरकारी बयान नहीं है। हम अपने पड़ोसियों के साथ आपसी सम्मान और समझ बनाए रखना चाहते हैं। हिंदुस्तान मालदीव के लिए क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मालदीव जो कई टापुओं का एक बड़ा सा प्रायद्वीप है और उसकी इतनी हैसियत हो जाती है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के बारे में टिप्पणी करे तो दुनिया को देखना चाहिए कि उसका नतीजा क्या होता है। दुनिया का समझना और देश के बाहर मैसेज जाना ज़रूरी होता है गाहे बगाहे और ऐसे वक्त पर। अब आप मामला समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जनवरी को लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे। उन्होंने जो पल लक्षद्वीप के समंदर के तट पर बिताए वो तस्वीरें भी पोस्ट में अटैच की, सोशल मीडिया पोस्ट में। प्रधानमंत्री मोदी समंदर के किनारे मॉर्निंग वॉक करते नजर आए, कुर्सी पर बैठकर कुदरत की खूबसूरती निहारते नजर आए। उन्होंने लाइफ गार्ड की मदद से स्नॉर्कलिंग करने की कोशिश की, जिसमें पानी के अंदर जाने का रोमांच शामिल होता है। 4 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया पेज पर लक्षद्वीप की बेहद खूबसूरत तस्वीरें शेयर की। आप गौर करते होंगे कि उनकी एक आदत सी रही है, वे भारत के जिस किसी भी हिस्से में जाते हैं वहाँ की जो खासियत होती है उसके बारे में देश के लोगों को बताते हैं, देश के भीतर प्रमोट करते हैं। पीएम के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद मालदीव में जैसे बवाल मच गया। देश का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के लोगों को ये कह रहा है कि आप अपने देश के भीतर यह जो खूबसूरत सी जगह है जिसको मालदीव्स कहते हैं, इसको देखिए और यहाँ आइए। दुनिया के तमाम हिस्सों में आप जाते रहते होंगे, लेकिन कभी यहाँ आकर के देखिए, आपको यहाँ आने के बाद एक अलग तरह का आनंद महसूस होगा। और जो तस्वीरें आपके सामने हैं इस बात की गवाही देती हैं कि प्रधानमंत्री जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल दुरुस्त कहा था, ताकि यह जो कटा हुआ इलाका देश का है, खूबसूरती जो कुदरत की है भरी पड़ी जहाँ है, वहाँ भी हिंदुस्तान के लोग जाएं और उसको देखें। लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहाँ के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। प्रधानमंत्री ने किसी देश का नाम लिया? नहीं लिया। उन्होंने कहा कि बाहर जाकर के आप जो कुछ भी देखते हैं एक बार लक्षद्वीप आकर के भी जरूर देखें। और मालदीव को लग गया कि मिर्ची, और यह सब कुछ 4 दिनों के अंदर हुआ। इन 4 दिनों में भारतीयों ने जो ताकत दिखाई, मालदीव के मौजूद सरकार, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मालदीव में हाल ही में एक नई सरकार बनी है और उसके जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज़्ज़ू हैं, और उनकी सरकार के 3 मंत्रियों को शहीद करना पड़ा, सस्पेंड करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने जो बयानबाजी की थी, जो कुछ भी कहा था, उससे हिंदुस्तान की त्योनियां तनी हुई थीं और वो गुस्से में था। मालदीव की रही सही इज्जत बच सके इसके लिए 3 मंत्रियों को निकालना पड़ा, सस्पेंड करना पड़ा। ये हिंदुस्तान की ताकत है। देश छोटा है, बहुत छोटा, मैं बताऊंगा कितना छोटा, लेकिन सरकार हर देश की सरकार होती है, मंत्री मंत्री होता है, और मंत्री के पास इस बात की समझ होनी चाहिए कि वो जो कुछ भी बोल रहा है क्या बोल रहा है और किस बारे में बोल रहा है। ये जो नासमझी है ये महंगी पड़ी है इन 3 लोगों के ऊपर, जिन लोगों की तस्वीर आप अभी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू चीन के पिछलग्गू माने जाते हैं, लेकिन इस मामले में उन्हें चीन का भी साथ नहीं मिला,
कारण क्या है? क्योंकि चीन अभी हाल ही में भारत की तारीफ कर चुका है। उसको पता है कि हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की हुकूमत मजबूती से चल रही है, उस सरकार का जनाधार है और उसने देश के भीतर और देश का नाम दुनिया के अंदर भी बहुत मजबूत किया है। लिहाजा उससे टकराना है, उसके बारे में अनाप शनाप कहना मुनासिब अभी नहीं है। इसलिए चीन ने भरपूर तारीफ की और चीन की तारीफ के बाद लग गया था मालदीव के राष्ट्रपति को कि भारत के लोग जिस तरीके से एक साथ खड़े हैं और मालदीव के ऊपर वो आपे से बाहर दिख रहे हैं, तो भारत की बुराई करने वालों के साथ आपको फैसला करना पड़ेगा। लिहाजा सस्पेंड करना पड़ा। यही बात है कि मुअज्जू को सरकार अपनी दुरुस्त रखने के लिए और अपने बारे में, सरकार के बारे में, देश के बारे में राय हिंदुस्तान के भीतर ठीक रहे, इसकी खातिर एक सख्त फैसला करना पड़ा। अब आप देखिए कि हिंदुस्तान कैसे एकजुट हुआ। ये आपके भीतर एक जज्बा पैदा करेगा कि समूचा देश, क्या सचिन तेंदुलकर, क्या अक्षय कुमार और क्या सलमान खान, सब के सब देश की खातिर एक साथ खड़े दिखे। मालदीव के राष्ट्रपति को यह बात समझ में आ गई और उनकी सरकार तुरंत घुटनों के बल आ गई। मैं आपको भारत की जो बड़ी हस्तियां हैं जिनका नाम मैं ले रहा था, उनके इतर भी कुछ बड़ी हस्तियां, उन्होंने क्या कुछ कहा मालदीव की सरकार के मंत्रियों के बयान के बाद और भारत की सरकार के एतराज़ के बाद, कैसे उन्होंने समूचे देश को एकजुट किया, कैसे सोशल मीडिया पर समूचा हिंदुस्तान एक मुश्त खड़ा दिखा। इसकी खातिर आपको उन जो बड़े स्टार्स हमारे देश के हैं उनके ट्वीट्स या एक्स जानने चाहिए, और उन्होंने ही मालदीव की खाट खड़ी कर दी। राष्ट्रवाद का ये उफान आपको ज़रूर महसूस करना चाहिए। सलमान खान ने लिखा कि लक्षद्वीप के सुंदर, स्वच्छ और हैरान करने वाले समुद्री तटों पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना बहुत अच्छा है, और सबसे अच्छी बात यह है कि हम भारत में हैं, ये इलाका भारत का है। अक्षय कुमार ने कहा कि मालदीव के प्रमुख नेताओं ने भारतीयों पर घृणित और नस्लवादी टिप्पणी की। यह हैरान करने वाला है। मालदीव सबसे अधिक भारतीय लोग जाते हैं, हम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव रखते हैं, लेकिन हमें ऐसी बेवजह नफरत क्यों बर्दाश्त करनी चाहिए। मैंने कई बार मालदीव का दौरा किया है और हमेशा इसकी तारीफ की है, लेकिन मेरे लिए अपनी गरिमा पहले है, यानी हिंदुस्तान की। आइए हम भारतीय द्वीपों को एक्सप्लोर करें और अपने खुद टूरिज्म को सपोर्ट करें। जो क्रिकेट के गॉड कहे जाते हैं सचिन तेंदुलकर, वो भी इस रेस में आए। इस चर्चा में उन्होंने खुद को भी रखा और उन्होंने लिखा कि सिंधुदुर्ग में मेरा 50वां जन्मदिन मनाए हुए 250 दिन से अधिक हो गए। तटीय शहर हमें वह सब कुछ प्रदान करता है जो हम चाहते हैं, और भी बहुत कुछ। सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र का तटीय इलाका है, अनएक्सप्लोर्ड है, बहुत खूबसूरत है। और तेंदुलकर ये कह रहे थे कि जो जो इलाके देश में अनएक्सप्लोर्ड हैं लेकिन कुदरत वहाँ भरी पूरी है, हमको वहाँ जाना चाहिए, उसके बारे में एक दूसरे से जानकारी साझा करना चाहिए। देश के भीतर टूरिस्ट स्पॉट्स जितने भी हैं उनको लेकर के देश के अंदर भी एक माहौल तैयार किया जाना चाहिए लोगों के बीच। मालदीव के विरोध वाली इस पोस्ट या इस लिस्ट में अमिताभ बच्चन भी शामिल हुए। जब पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने मालदीव के मंत्रियों के घटिया कमेंट को आपदा में अवसर बताते हुए ट्वीट किया, तो उसे शेयर करते हुए अमिताभ बच्चन ने लिखा कि वीरू पाजी, यही सही मौका है, हमारी खुद की धरती ही सबसे अच्छी है। मैं लक्षद्वीप और अंडमान गया हूँ और वे बेहद खूबसूरत लोकेशंस हैं। खूबसूरत पानी से भरे बीच और अंडर वाटर एक्सपीरियंस तो गजब का है। हम भारत हैं, हम आत्मनिर्भर हैं, हमारी आत्मनिर्भरता पर आंच मत डालिए। और देश के ये चुनिंदा जो बड़े स्टार्स हैं जब एक साथ आए तो फिर भारत में टूरिज्म को लेकर के वैसे स्पॉट्स जिनके बारे में कम जानकारी है
गाहे बगाहे कभी किसी से आप सुन लेते हैं, लेकिन दुनिया के बहुत सारे खूबसूरत स्पॉट्स से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत हैं, उनकी भी चर्चा चल पड़ी। मगर अभी मैं आपको मालदीव को जोड़े रखना चाहता हूँ। यह देश भारत के दक्षिण पश्चिम में बसा हुआ एक छोटा सा द्वीपों का समूह है, आप मानिए, और वैसे आता है अफ्रीकी महादेश में। कोच्चि से अगर आप केरल देखते हैं तो केरल से आप नीचे जाते हैं, कोच्चि से नीचे जाते हैं तो लगभग 200-250 किलोमीटर पे लक्षद्वीप है, और वहां से 700 किलोमीटर दूर यह पूरा देश है मालदीव। यानी कि हिंदुस्तान के कोच्चि के तट से लगभग 1200 किलोमीटर दूर मालदीव है। ज़्यादातर द्वीपों में वहाँ कोई नहीं रहता है, और समूचे मालदीव का क्षेत्रफल कितना है? 300 वर्ग किलोमीटर। यानी कि जितने भी आइलैंड्स हैं, जितने भी द्वीप हैं, उनका जो इलाका है उसको आप जोड़ देते हैं तो कुल मिलाकर के वो 300 वर्ग किलोमीटर होता है। दिल्ली को अगर आप देख लें तो करीब 5 गुना छोटा, या यूँ कहिए कि दिल्ली की जो पूरी परिधि है उसका 20% यही है मालदीव। अब सोचिए, इतना छोटा सा देश भारत को चुनौती देने की हिम्मत करता है। ये उसकी गलती है, मैं ये नहीं कहता हूं कि उसमें इतनी हिम्मत है, नासमझी है, गलती है, बेवकूफ़ी भी कह सकते हैं आप, हिमाकत, हिम्मत भी नहीं, हिमाकत, और नतीजा भुगत रहा है। उस भारत को जिसने बुरे वक्त में हमेशा मालदीव की मदद की, उस भारत के साथ आप रिश्ते खराब करना चाहते हैं। एक किस्सा आपको सुनाता हूं, इससे आपको अंदाजा होगा कि मालदीव के लिए हिंदुस्तान ने क्या क्या किया है। बात 1988 की है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुआ करते थे। सिर्फ 100 लुंगी और जीन्स पहने हुए तमिल भाड़े के जो गुंडे, मवाली या सैनिक कहिए, वो पहुंचे मालदीव के उस टापू पर जहां राष्ट्रपति का घर होता है। राष्ट्रपति उसमें अब्दुल गयूम साहब हुआ करते थे। उनको अगवा किया, नाव में बिठाया और निकल गए। तख्ता पलट करने की कोशिश थी और कर भी दिया था। वहां के पुलिस, सेना, बाकी जो बंदोबस्त है, कुछ नहीं कर सके। अब्दुल गयूम की सरकार की तरफ से एक खबर पहुंची दिल्ली, और भारत की सरकार ने उस समय अपने आप को तुरंत तैयार किया। अपने 500 सैनिकों को अब्दुल गयूम की सरकार को बचाने के लिए भेजा। अपहरणकर्ता जो भी थे, हमारे सैनिकों ने उनको पकड़ा, मारा, पीटा, भगाया। अब्दुल गयूम साहब को छुड़ाया, उनकी जान बचाई और कहा कि जाइए आप अपनी सरकार चलाइए। गयूम को बचाने के लिए 16 घंटे का ऑपरेशन भारत की सेना ने चलाया था। मालदीव की राजधानी माले को आज़ाद करवाया था, क्योंकि उसके ऊपर उन सबों का कब्जा हो चुका था। अब कुछ और बातें सुनिए। 2004 में जब सुनामी आई थी, भारत में भी बड़ी तबाही हुई। बावजूद इसके हिंदुस्तान ने मालदीव की बड़ी मदद की। 2014 में जब जल संकट खड़ा हुआ वहाँ, उस दौरान भी भारत ने मदद पहुँचाई। 2016 में 140 करोड़ डॉलर की मदद भारत ने मालदीव को दी, ताकि वो देश अपनी ज़रूरतें पूरा कर सके। वहाँ की जो आबादी है 5 लाख से ज़्यादा की, वो रह सके ठीक से। 2020 में कोरोना का जब संकट हुआ, दुनिया पर कहर टूटा और लोग मरने लगे, त्रासदी पूरी दुनिया में फैली, हिंदुस्तान ने वैक्सीन बनाई और उस वैक्सीन को मालदीव को भी भेजा, और वहाँ बड़ी तादाद में लोगों की जान बची। ये हिंदुस्तान है। सोचिए, आज वही मालदीव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने की हिमाकत करता है। वही मालदीव चीन की गोद में जाकर के बैठ गया है, जबकि चीन की फितरत क्या है, दुनिया में किसी से छिपी नहीं है। हिंदुस्तान ने मालदीव को मदद दी। हिंदुस्तान के टूरिस्ट ने जाकर के वहाँ का रेवेन्यू जनरेट किया। हिंदुस्तान के चलते मालदीव आबाद रहा है। इसके पहले की जो सरकार थी, मुअज्जु गवर्नमेंट के पहले की, उन सरकारों ने हिंदुस्तान के साथ हमेशा अपने रिश्ते बेहतर रखे, और जब भी वहाँ नई सरकार बनी, वो सबसे पहला दौरा वहाँ का राष्ट्रपति भारत का करता रहा है। ये पहले राष्ट्रपति हैं जो विदेश दौरा चीन का कर रहे हैं, चीन में हैं। मालदीव को अपने कर्ज के जाल में चीन फंसा रहा है।
चीन ने जिस तरीके से श्रीलंका को बर्बाद किया, पाकिस्तान के ऊपर उसका शिकंजा कसा हुआ है, वही चाल वह मालदीव के साथ भी चल रहा है। चीन ने मालदीव को कुल लगभग $2 बिलियन का कर्ज दिया है। उसने मालदीव के टूरिज्म डेवलपमेंट की खातिर $400 मिलियन कर्ज दिया। बिजली ग्रिड के लिए $200 मिलियन का लोन दिया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए $500 मिलियन का लोन। चीन मालदीव के 17 द्वीपों को पट्टे पर ले चुका। उसको पता है कि जो हम लोन दे रहे हैं, कर्ज दे रहे हैं, यहाँ उस तरीके से पैसे नहीं आते हैं। इस देश के पास अपने लोगों को जिंदा रख पाने, उनका भरण पोषण कर पाने, अपना पेट अपना घर चला पाने भर की ही हैसियत है। हम जो भी कर्ज दे रहे हैं उसकी वापसी नहीं होगी, लिहाजा धीरे 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 इसके द्वीपों पर और बाद में समूचे देश पर हमारा कब्जा हो जाएगा। और चीन लंबी चाल चलता है और आज की तारीख में कई द्वीप उसके कब्जे में हैं, जो 1-2 साल के लिए नहीं है, 50 साल के लिए हैं लीज पे। क्या उसके बाद वो लीज खत्म हो जाएगी? हो ही नहीं सकती है। चीन की यही पॉलिसी रही है। पहले वो छोटे देशों को मोटा कर्ज देता है, कर्ज चुकाने में दिक्कत होने पर देश की संपत्ति पर कब्जा करता है, फिर उसका लीज पर ज़मीन लेता है, धीरे धीरे ज़मीन का पट्टा बढ़ता चला जाता है और फिर वो कब्जे में लेता है। उसी अफ्रीका महादेश जहां ये आता है मालदीव, जिबूती एक देश है और पूरा जिबूती आज की तारीख में चीन के कब्जे में है, क्योंकि कर्ज चुका नहीं पाया और चीन की कंपनियों ने जाकर के वहां अपना कब्जा कर लिया है। कहने भर के लिए वो जिबूती की सरकार चलती है, सब चीन का है। मालदीव भी चीन के चंगुल में फंसता जा रहा है। मालदीव की बेवकूफ़ी देखिए कि जो भारत हमेशा उसकी मदद के लिए खड़ा रहा है, जिस भारत की दोस्ती के बारे में, विश्वसनीयता के बारे में रूस जैसा देश भी खुलकर बोलता है कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, उसकी नीति साफ है, वो बेहतरीन दोस्त है और नरेंद्र मोदी ना आप उनको डरा सकते हैं, ना दबा सकते हैं, ना धमका सकते हैं। वो अलग तरह के नेता हैं। तो इस तरह की तबीयत और तेवर का नेता किसी देश का प्रधानमंत्री है, उसके साथ आपके संबंध दोस्ताना होंगे तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि उसके साथ उसकी बात, उसके साथ उसकी बात नहीं होगी। एक ट्रांसपेरेंसी पॉलिसी में होगी, हम साथ हैं तो हैं। मगर हिंदुस्तान से दूर होकर के मालदीव चीन की गोद में जाकर के बैठ गया है और अपने लिए उसने खतरे की घंटी जोर जोर से बजा ली है। और तो और मालदीव की जो अर्थव्यवस्था है, उसका जो रीढ़ है वो टूरिज्म है। आज पूरी दुनिया से जितने टूरिस्ट मालदीव पहुंचते हैं उसमें बड़ी आबादी भारतीयों की। मैंने कहा कि मैं आगे आपको बताऊंगा कि भारतीयों की तादाद कितनी बड़ी है मालदीव जाने में, और मालदीव ने भारत से पंगा ले लिया। पिछले साल भारत से मालदीव जाने वालों की जो संख्या थी वो 2.5 लाख थी। साल 2021 में लगभग 3 लाख भारतीय टूरिस्ट मालदीव पहुंचे। मालदीव के एक मीडिया संस्थान AVS के अनुसार मालदीव आने वाले सबसे ज़्यादा टूरिस्ट भारतीय हैं। और आपको भारत से दिक्कत है, आपकी आंखों में भारत ही खटक रहा है। भारत के प्रधानमंत्री ने अपने एक आइलैंड के बारे में तारीफ क्या कर दी, अपने लोगों को वहाँ आने के लिए न्योता क्या दे दिया, आपकी नज़र में वही खटकने लगे। डेस्टिनेशन वेडिंग, मैं नरेंद्र मोदी का जिक्र कर रहा हूँ। मालदीव जहाँ है मैं आपको वहीं छोड़ता हूँ। आज मेरा अरसद का मकसद ये है कि एक प्रधानमंत्री कैसे छोटी छोटी बातों के ज़रिए लोगों के बीच में एक राय तैयार करता है, समाज में, देश में माहौल तैयार करता है और फिर उससे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ताकत मिलती है। जैसे उन्होंने लक्षद्वीप के लिए लोगों को न्योता भेजा और कहा कि आप बहुत जगहों पर जाते हैं, लक्षद्वीप भी तो आइए, आकर के देखिए कितनी खूबसूरत सी जगह है और हमारी है। और आप यकीन मानिए कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे लक्षद्वीप के भीतर बड़ी तादाद में सैलानी दिखेंगे। लक्षद्वीप में विकास को क्या रफ्तार दी जा रही है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। नरेंद्र मोदी की इस बार की जो यात्रा थी, उस यात्रा में 1100 करोड़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट वहाँ दिखाया था और बहुत सारी परियोजनाएं वहाँ चल रही हैं। उनसे लक्षद्वीप उसके आसपास के इलाकों में क्या कुछ बढ़ेगा यह जानेंगे। लेकिन एक प्रधानमंत्री न्योता देता है
अपने यहाँ लोगों को बुलाता है, उससे लक्षद्वीप उसके आसपास तो रोजगार बढ़ेगा ही। हमारे देश के लोग जो दुनिया के दूसरे हिस्सों में जाकर के पैसा खर्च करते हैं और वो विदेशी पैसा हो जाता है, हमारी कमाई हम कहीं और जाकर के दे आते हैं, हम अपनी कमाई अपने यहाँ देंगे, तो वो साइकिल जो हमारे देश के भीतर का है वो बना रहेगा। आप ये समझिए कि अगर आप 10 रुपये $10 ऑस्ट्रेलिया में या इंग्लैंड में या फिर किसी और हिस्से में दे आते हैं, वो $10 उनके हो गए हैं। उसको लाने के लिए हमको अनाज, फल, मशीनरी, कॉस्मेटिक्स बहुत कुछ बेचने पड़ेंगे। जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो फिर मेरा पैसा आएगा, अपना पैसा अपने यहाँ रहे। यह बात नरेंद्र मोदी ने सिर्फ कही नहीं है, एक प्लान्ड तरीके से उन्होंने सोचा है और लोगों के बीच में उसको बिठाने की कोशिश की है। इसलिए इस सिलसिले में मैं अगला जिक्र डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में, जो पिछले साल का था, और कई अपने अलग अलग फोरम पर यह अपील की कि जो शादी करने के लिए लोग हैं, पिछले साल दिसंबर के फर्स्ट हाफ में ही उन्होंने यह अपील की थी कि आप भारत के बाहर अगर शादी करने का इरादा रखते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग आपने तय कर रखा है, तो आप ऐसा ना करें। आप देश के भीतर जो विकल्प उपलब्ध हैं उसका लाभ उठाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर हम शादी के उत्सव भारत की धरती पर भारत के लोगों के बीच मनाएंगे तो देश का पैसा देश में ही रहेगा। यही बात मैं आपको कह रहा था। यह सरकार के मिशन वोकल फॉर लोकल की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। यह बात जाहिर करती है कि भारत की वेडिंग इंडस्ट्री देश की इकॉनमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। अब कितनी इंपॉर्टेंट है आप ये समझिए। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि CAIT ने पिछले साल एक अनुमान लगाया कि 23 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर, मैं 2023 की बात कह रहा हूं, 23 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में देश भर में लगभग 35 लाख शादियां होंगी, हुई भी होंगी। और हिसाब ये निकाला गया कि इसके दौरान खरीदारी और बाकी दूसरे तरह के सर्विसेज जैसे पंडाल बनाना, मंडप बनाना, सजावट करना, खाना बनाना, खाने का ऑर्डर देना, ये जितनी भी सर्विसेज हैं या दूसरे तरह के इंतजाम हैं, इनके ऊपर लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए होंगे, उसका अनुमान था। अब आप ये बताइए कि आप तयशुदा समय के भीतर, महीने भर में, 1.5 महीने के भीतर 4.25 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं। अगर आप बाहर करेंगे तो 4.25 लाख करोड़ बाहर चला गया देश का। और हमने अपनी चीजें अपने यहां की नहीं खरीदी, हमने उनके लिए सारी की सारी। भारतीय वेडिंग इंडस्ट्री एक मजबूत सेक्टर के तौर पर उभरी है। इसमें पिछले कुछ साल में तेजी से इजाफा हुआ है। हॉस्पिटैलिटी, कपड़ा, ज्वेलरी, इवेंट प्लानिंग, इस तमाम तरह की जो सर्विसेज हैं वो इसी इंडस्ट्री के तहत खड़ा हुई हैं। भव्य और पर्सनलाइज्ड शादियों की मांग बढ़ी है और इसके चलते कारोबारियों और प्रोफेशनल्स के लिए भी मौके पैदा हुए हैं। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि शादी कहीं भी जाकर कीजिए लेकिन देश में ही कीजिए, तो बुरा क्या है? ये एक संस्कार हमारे भीतर पैदा होना चाहिए, समझ और अपने देश की खातिर अपने पैसे को खर्च करने की नीयत। यह सब कुछ अगर हमारे पास हो जाता है तो हिंदुस्तान एक मजबूत अर्थव्यवस्था के तौर पर जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उससे कहीं तेज गति से वो आगे बढ़ेगा। ये सारा पैसा 4.25 लाख करोड़ बाहर क्यों जाएगा? 2022 में शादियों के सीजन में लगभग 32 लाख, जैसे 2023 में एक खास समय के भीतर 32 लाख शादियां थी, 2022 में 32 लाख शादियां हुई और उन पर 3.25 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए, या यूं कहिए कि उतने का बिजनेस हुआ। अब आप प्रधानमंत्री मोदी को सुनिएगा। वो जब कुछ कहते हैं तो उसके पीछे मकसद कितना बड़ा होता है। आप पहले सुनिए इसको। देश के धन्ना सेठों को मैं कहना चाहता हूं, अमीर लोगों को कहना चाहता हूं, मिलियनर बिलियनर से कहना चाहता हूं,
हमारे यहाँ माना जाता है, कहा जाता है, जो शादी होती है ना, वो जोड़े ईश्वर बनाता है, ईश्वर तय करता है जोड़ा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जोड़े जब ईश्वर बना रहा है तो जोड़ा अपने जीवन की यात्रा उस ईश्वर के चरणों में आने के बजाय विदेश में जाकर के क्यों करता है? और मैं तो चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को, मेक इन इंडिया जैसे है ना, वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए, मेड इन इंडिया। शादी हिंदुस्तान में करो। ये दुनिया के देशों में शादी कर ले, ये हमारे सारे धन्ना सेठ आजकल फैशन हो गई है। यहां कई लोग बैठे होंगे, अब नीचे देखते होंगे। और मैं तो चाहूंगा आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर पाओ न कर पाओ छोड़ो, हो सकता है सब लोग ना करें, कम से कम आने वाले 5 साल में आपके परिवार की एक डेस्टिनेशन शादी उत्तराखंड में करिए। अभी हाल ही में उत्तराखंड में जो इन्वेस्टर्स मीट थी, प्रधानमंत्री उसमें कह रहे थे, और पिछले साल शादियों के मौसम के ऐन पहले उन्होंने मन की बात में यह बात कही। बातें छोटी हैं, वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर ग्लोबल। ये सारी बातें मायने बहुत बड़ी रखती हैं। इन छोटी छोटी बातों से हिंदुस्तान का बाजार बहुत मजबूत होता है, और एक मजबूत बाजार एक मजबूत अर्थव्यवस्था को ताकत देता है। यह बात नरेंद्र मोदी समझते हैं और लोगों के बीच में एक मैसेज के तौर पर मजबूती से पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। उनका तेवर जो भी आप देख रहे थे वो इसी तरीके का था। अब मैं आपको लक्षद्वीप को लेकर के एक बार फिर समझाना चाहता हूं। जैसा मैंने कहा कि लक्षद्वीप में विकास को लेकर के नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या क्या सोचा है, यह भी आप जान लीजिए। उन्होंने अपने लक्षद्वीप के दौरे पर यह संकेत दिया कि वो लक्षद्वीप को दुनिया के बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर उभारना चाहते हैं। इस बार जब वो लक्षद्वीप गए थे तब उन्होंने कहा था, और 1156 करोड़ रुपए की सौगात दी वहाँ के इंफ्रा को बेहतर करने के लिए। नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप और लक्षद्वीप की जो सूरत है उसको निखारने की खातिर और दुनिया के नक्शे पर उसको खड़ा करने की खातिर जो कुछ कहा था उसे भी आपको सुनना चाहिए। भारत सरकार लक्षद्वीप को इंटरनेशनल टूरिज्म मैप पर प्रमुखता से लाने का प्रयास कर रही है। हाल में ही जो G20 की एक मीटिंग यहां हुई है, उससे लक्षद्वीप को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत लक्षद्वीप के लिए डेस्टिनेशन स्पेसिफिक मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। अब तो लक्षद्वीप के पास 2 ब्लू फ्लैग बीचेज हैं। मुझे बताया गया है कि कदमत और सुहेली द्वीप पर देश का पहला वाटर विला प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। लक्षद्वीप अब क्रूज टूरिज्म का भी एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। देश के दूर दराज के हिस्सों में विकास को रफ्तार देने का मतलब ये है कि दुनिया के सैलानियों को अपनी उस ज़मीन की तरफ खींचना, और नरेंद्र मोदी इसी इरादे से यह अपनी बात कह रहे थे। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।